एक गांव में महेश नाम का आदमी रहता था। वह गोपाल सेठ के गोदाम में पल्लेदारी का काम करता था। गोपाल सेठ बोले, अरे सुन बे महेश, ट्रक में जल्दी जल्दी माल लदवाओ। अभी एक ट्रक और आने वाला है नींबू निचोड़ के। आप चिंता न करें सेठ जी, माल जल्दी ही लद जाएगा। महेश के परिवार में उसकी पत्नी निशा और उसकी 2 बेटियां जया और सुधा शामिल थीं। निशा का माँ दुर्गा में गहरा विश्वास था और वह दुर्गा माँ की नित्य नियम से पूजा अर्चना किया करती थी। इतना ही नहीं, हर महीने महेश को जब पगार मिलती तो निशा पूड़ी सब्जी बनाकर दुर्गा माँ को भोग लगाती थी और सारे परिवार को पूड़ी सब्जी बनाकर खिलाती थी। निशा की पूड़ी सब्जी खाकर महेश कहता है, निशा भाई, तुम तो बड़ी ही स्वादिष्ट पूड़ी सब्जी बनाती हो। मुझे तो पूरा महीना तुम्हारे इस पूड़ी सब्जी वाले दिन का ही इंतजार रहता है। और मुझे भी पापा, मेरा तो मन करता है रोज माँ के हाथ से पूड़ी सब्जी बनवा कर खाऊं। रहने दो, इतनी भी बड़ाई मत करो, अब चैन से पूड़ी सब्जी खाओ। निशा की पूड़ी सब्जी का कायल उसका परिवार ही नहीं था, बल्कि मंदिर का पुजारी पंडित शिव प्रसाद भी उसकी बनाई पूड़ी सब्जी खाने के लिए हमेशा ललचाया रहता था। निशा जब जब मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को भोग लगाती थी तो पुजारी जी को भी पूड़ी सब्जी का भोजन कराती थी। उसकी पूड़ी सब्जी खाकर पुजारी जी भी उसकी पूड़ी सब्जी की बड़ाई करते नहीं थकते थे। एक बात बोलूं निशा बहू? जी पुजारी जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटी, तुम पूड़ी सब्जी तो वाकई में लाजवाब बनाती हो। मैं पंडित हूँ और मैंने जगह जगह जजमानों के घर भोजन किया है, पर ऐसी पूड़ी सब्जी शायद ही कहीं खाई हो। अरे अरे पंडित जी, आप मेरी साधारण सी पूड़ी सब्जी को ऐसी लाजवाब बता रहे हैं। यह सब तो आपका प्यार है पुजारी जी। अरे ना ना बेटी, ये तो सच है। एक दिन महेश घर से गोदाम पर काम करने के लिए निकलता है तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। लो, इस बारिश को भी अभी आना था। आज जरूर काम पर लेट हो जाऊंगा। महेश यह कह ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और महेश को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। महेश लहूलुहान सड़क पर तड़पने लगता है। तभी कुछ लोग महेश के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जगत कहता है, अरे भैया, बेचारे का बुरी तरह से हाथ कुचल गया है। बंसी बोला, इसको यह हाथ तो समझो गया भाई, देखना इससे हाथ को तो काटना पड़ेगा। भूषण ने कहा, अरे भैया, तुम भी कैसे लोग हो, इसकी मदद करने की बजाय उल्टे फालतू की बातें करने लगे हो। अरे इसे अस्पताल लेकर चलो। निशा को जैसे ही इस हादसे का पता चलता है वह भागते भागते अस्पताल जाती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हमें आपके पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद उनका एक हाथ काटना पड़े। हे माता रानी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? देखिए, अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है। आप जल्दी से 50,000 जमा कराइए ताकि आपके पति का ऑपरेशन समय पर हो सके। पर मेरे पास तो केवल 30,000 रुपए हैं डॉक्टर साहब। क्या इनसे काम नहीं चल सकता? नहीं, जल्दी से पूरे पैसे लेकर आइए। डॉक्टर के यह कहने पर निशा गोपाल सेठ से मदद मांगने जाती है, मगर लालची और निर्दयी गोपाल सेठ उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है, अरे भैया, हादसा सड़क पर हुआ है, मेरे गोदाम पर थोड़ी ना हुआ है। फिर मैं पैसा क्यों दूं? नींबू निचोड़ के हैं। पर वो काम तो आपके पास ही करते हैं ना, इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं सेठ। अरे भैया, मैंने कोई मदद करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अरे चल दफा हो नींबू निचोड़ के। हार कर निशा अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर महेश का ऑपरेशन कराती है और डॉक्टर महेश का एक हाथ काट देते हैं। महेश दुखी होकर कहता है, ये क्या हो गया निशा, मेरा एक हाथ चला गया, अब मैं काम कैसे कर पाऊंगा? जो भाग्य में लिखा था हो गया, अब रोने पीटने से कुछ ना होगा महेश। कुछ दिन बाद महेश ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाता है और फिर निशा से कहता है, अब एक हाथ से पल्लेदारी तो कर नहीं सकता, पर चाहे पानी पकड़ाने का काम तो कर ही सकता हूँ ना। इसीलिए सोचता हूँ
कि गोपाल सेठ से मिलाऊं, हो सकता है काम पर रख ले। पर मुझे नहीं लगता कि आपका गोपाल सेठ आप पर दया कर लेगा। वहाँ जाना तो फिजूल ही होगा। हाँ, एक बार जाने में क्या हर्ज है निशा, हो आता हूँ। 1-2 दिन की मजदूरी भी तो बची है उसमें। यह कहकर महेश निशा के मना करने पर भी गोपाल सेठ के पास चला जाता है और वह गोपाल सेठ से कहता है, सेठ, ट्रक में बोरियां तो अब मैं लाद नहीं सकता, पर आपके छोटे मोटे काम तो कर ही सकता हूँ। मुझे काम पर रख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक हाथ से क्या खाक काम करेगा? अरे मेरी माँ ने तो इस हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग, भीख। ये ले तेरा हिसाब और यहाँ से निकल ले, नींबू निचोड़ के। महेश काम की तलाश में कई दिनों तक धक्के खाता फिरता है, मगर उसका एक हाथ होने के कारण उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता। इसीलिए महेश को गोपाल सेठ की बात याद हो आती है और वह सोचता है, शायद गोपाल सेठ ठीक ही कहता था। इस दुनिया में अपाहिज होना सबसे बड़ा पाप है। लोग अपाहिज को भीख ही दे सकते हैं, पर काम कभी नहीं देंगे। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं तो निशा को चिंता होने लगती है। वह मंदिर में जाती है और दुर्गा माँ से विनती करते हुए कहती है, हे माँ, तूने कष्ट तो बहुत दिए, पर अब थोड़ा सुख भी दे। मेरे परिवार की 2 रोटी का इंतज़ाम कर माँ, इंतज़ाम कर। निशा यह कह ही रही होती है कि तभी पीछे से पुजारी जी की आवाज़ आती है, बेटी, माँ ने तो तेरे परिवार की रोटी का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं पुजारी जी। इसमें भला समझना क्या है? तो इतनी लजीज पूड़ी सब्जी बनाती है, फिर पूड़ी सब्जी बनाकर लोगों को क्यों नहीं खिलाती? मैं तो कहता हूँ कि तू पूड़ी सब्जी का काम कर, माँ की कृपा से वारे के न्यारे हो जाएंगे। पुजारी जी की बात निशा को बहुत पसंद आती है और वह किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर अगले ही दिन पूड़ी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। दुर्गा माँ की कृपा से लोगों को उसकी पूड़ी सब्जी बहुत पसंद आती है और उसका पहले ही दिन से अच्छा काम चलने लगता है। शांति कहती है, बहन, पूरी सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाती है, खाकर आनंद आ गया। बहन, सच में ही तुम्हारी पूरी सब्जी मजेदार है। कितने पैसे बने? 20 रुपए दे दो भाई। कुछ ही दिनों में निशा का पूड़ी सब्जी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और फिर महेश भी उसके काम में हाथ बटाने लगता है। एक दिन महेश निशा से कहता है, निशा, क्या तुम माँ दुर्गा को भूल गई हो? माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ जी, उसी की कृपा से तो हमारी पूड़ी सब्जी का काम इतना अच्छा चल रहा है। फिर पहले की तरह तुम माँ दुर्गा को अपनी पूड़ी सब्जी का भोग क्यों नहीं लगाती? माँ को भोग तो मैं रोज ही लगाती हूँ, पर अब सोच रही हूँ कि माँ के मंदिर में पूड़ी सब्जी और हलवे का भंडारा लगाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यह शुभ कार्य नवरात्रों की अष्टमी को ही कराएंगे। जैसी माँ की इच्छा जी। चैत्र नवरात्रों की अष्टमी आती है तो निशा और महेश माता के मंदिर में पूड़ी सब्जी और हलवे का भंडारा लगाते हैं और कन्याओं सहित सब गांव वालों को भोजन कराते हैं। फिर माँ की कृपा से उनका पूड़ी सब्जी का काम बढ़ता ही जाता है और माँ की कृपा से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। बरखा को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी अजीत लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ गीता फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को गांव-गांव में बेच कर आती थी। वे लोग बिल्डिंग के पीछे झुग्गी डालकर रहते थे। बरखा क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? गली गली घूमकर भूख से आंतड़ियां सिकुड़ गई हैं। लो माँ, देखो ना, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे, तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? माँ, ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे बरखा बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है, कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ न कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। गीता, हमारी बेटी बहुत ही गुणवती है,
हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। रोज इतना अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा। चिंता क्यों करते हो जी, सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी बरखा जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम झुग्गी में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसे ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी गीता की तबीयत खराब हो जाती थी तो बरखा भी कुछ औजार बेचने के लिए सड़क पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहां अर्पित मिला। अरे बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे, दरात, हंसिया बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है अर्पित। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में वैसे भी लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया बरखा। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यहाँ बिल्डिंग के पीछे ही हमारी झुग्गी है। अच्छा, अभी चलता हूँ, आऊंगा कभी। कुछ दिनों बाद अजीत को लकवा मार गया। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी गीता क्या करे? अब औजार कौन बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? बरखा की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है सोचा था बरखा की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। बरखा उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वह उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना। आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं और माँ है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वह बाहर बैठी सोच ही रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला झुग्गी के सामने चाय का कुल्हड़ फेंक कर चला गया। बरखा ने वह कुल्हड़ उठाया और गाड़ी वाले पर चिल्लाने लगी, अगर इस कुल्हड़ से किसी को चोट लग जाती तो? लेकिन गाड़ी वाला तो जा चुका था। फिर बरखा कुल्हड़ को देखकर सोचती रही, क्यों ना हम भी कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। वैसे भी यहाँ से बहुत सी बड़े लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं झुग्गी के बाहर कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचूंगी। बरखा, कोई क्या कहेगा? औजार बेचती हूँ, तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है, तो भट्टी पर ही बना लिया कर। गीता से कुछ पैसे लेकर वह कुल्हड़ ले आई। बरखा ने चाय बनानी शुरू कर दी। वैसे भी उसे नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। वह धीरे धीरे चाय के साथ अलग अलग तरह की मठरी, कई तरह के स्नैक्स बनाकर बेचने लगी। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी दुकानदारी बढ़ने लगी। सब उसकी चाय की तारीफ करते कि चाय तो बस बरखा के हाथ की ही अच्छी लगती है। एक दिन अर्पित ने उधर से गुजरते हुए सोचा कि बरखा से मिल ले। अर्पित, तुम आओ, मैं तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। बरखा, क्या तुमने अब पुराना काम छोड़ दिया है? हाँ अर्पित, पिताजी को लकवा मार गया है। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जो हमारा काम था वो पिताजी ही करते थे, इसलिए मैंने ये स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय बेचनी शुरू की है। बरखा, तुम इन कुल्हड़ में पिज्ज़ा बनाकर भी बेच सकती हो। जानती हो, आजकल पिज्ज़ा को लोग बहुत पसंद करते हैं। पिज्ज़ा तो सुना था, लेकिन ये कुल्हड़ पिज्ज़ा? हाँ बरखा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर देखो, चाय से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी चाय पिलानी पड़ेगी। पिताजी देखो, आज मैंने कुल्हड़ वाला पिज्ज़ा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं बरखा, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। माँ, खा कर तो देखो।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं चाय की जगह कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह अर्पित ने दी। ये अर्पित कौन है बेटा? माँ, अर्पित स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब बरखा चाय की जगह कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ कुल्हड़ पिज्ज़ा खा लेता, वह अपने आसपास के सब लोगों से उसकी तारीफ करता। बरखा के पास दूर दूर से लोग कुल्हड़ पिज्ज़ा खाने आने लगे। उसके पिज्ज़ा की तारीफ होटलों तक जाने लगी और एक दिन एक होटल मालिक ने उससे आकर कहा, क्या तुम हमारे यहाँ काम कर सकती हो? उसके बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपये महीने दूंगा और बाकी सैलरी तुम्हारी कुल्हड़ पिज़्ज़ा की बिक्री तय करेगी। 30,000 रुपये तो जिंदगी में कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। बरखा ने अपनी माँ और पिताजी से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। बरखा बहुत खुश थी। उसने होटल में कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाने का काम शुरू किया। एक नए स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसे कई पिज़्ज़ा हट और रेस्टोरेंट से भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के ऑफ़र आने लगे। सबसे पहले वह अजीत को शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस कुल्हड़ पिज्ज़ा ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं औरों के लिए नौकरी करूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपना ही पिज़्ज़ा हट बनाऊँ और उसमें जो बचत हो मेरी ही हो। ठीक है बरखा, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। बरखा ने अपना कुल्हड़ पिज्ज़ा हट खोला और वह दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, बरखा ने सबसे पहले अपने लिए एक मकान खरीदा। अब वह झुग्गी वाली बरखा नहीं, कोठी वाली बरखा थी। अब उसने शहर में अलग अलग कई जगह अपना कुल्हड़ पिज्ज़ा बेचने का काम शुरू कर दिया था। बरखा, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। अर्पित, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर कुल्हड़ पिज्ज़ा का काम करने लगे।